परिवार का काला सच। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से जुर्म देखे हैं, लूट, कत्ल, धोखा, लेकिन कश्यप हवेली का यह मामला अब तक का सबसे पेचीदा केस था। यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं थी, ये थी विश्वासघात, लालच और परिवार के भीतर पल रहे जहर की दास्तान। रात जो कभी खत्म नहीं हुई, वो सर्द दिसंबर की रात थी। हवाओं में अजीब सी सनसनी थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। कश्यप हवेली, जो बाहर से राजसी दिखती थी, अंदर से एक ज्वालामुखी थी जो किसी भी वक्त फट सकता था। रात 12 बजे हवेली के स्टडी रूम में जोरदार बहस हो रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया, सुमित्रा। विजय कश्यप की गुस्से से कांपती आवाज हवेली की दीवारों से टकरा रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, विजय। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। सुमित्रा रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा था। अचानक बहस के बीच स्टडी रूम का दरवाजा जोर से खुला। पापा, ये क्या बकवास है? बेटी नेहा अंदर आई। हाथ में एक कागज था। उसकी आंखों में गुस्सा धधक रहा था। वो कागज कोई आम कागज नहीं था, वो विजय कश्यप की नई वसीयत थी। नेहा ने वसीयत हवा में उछाली। ये क्या है? आपने मेरी और आदित्य की हिस्सेदारी कम करके मां और इस नौकर रघु के नाम क्यों कर दी? विजय चौंक गए। तुम्हें ये वसीयत कहां से मिली? नेहा चुप रही, लेकिन उसकी खामोशी बताने के लिए काफी थी कि किसी ने उसे पहले से भड़का रखा था। ठीक उसी वक्त स्टडी का दरवाजा फिर खुला। इस बार अंदर आया आदित्य। डैड, आपने हमसे ये छुपाया? आदित्य की आवाज में नाराजगी थी। अब विजय का चेहरा लाल पड़ चुका था। बस बहुत हो गया। तुम दोनों को जिसने भी ये कागज दिखाया, उसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। लेकिन नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गुस्से में कांप रही थी। उसने टेबल पर रखी लोहे की छड़ी उठाई और विजय की तरफ बढ़ी। पापा, आपने हमारे साथ ये धोखा क्यों किया? और अगले ही पल छड़ी हवा में लहराई और विजय के सिर पर जा लगी। विजय जमीन पर गिर पड़े। उनका सिर फट चुका था, लेकिन वो अभी भी जिंदा थे। आदित्य और नेहा घबराकर पीछे हट गए। लेकिन उसी वक्त कमरे का दरवाजा फिर खुला। इस बार अंदर आया रघु। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने देखा कि विजय अभी भी जिंदा थे, दर्द से कराह रहे थे। ये जिंदा रह गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रघु ने पास रखी मूर्ति उठाई और विजय के सिर पर पूरी ताकत से दे मारी। इस बार विजय की चीख तक नहीं निकली। उनके शरीर ने हल्की सी ऐंठन ली और फिर वो हमेशा के लिए शांत हो गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा और आदित्य जड़ हो चुके थे। रघु ने जल्दी से लोहे की छड़ी उठाई और उसे स्टडी की अलमारी में छिपा दिया। कोई कुछ नहीं कहेगा, रघु ने फुसफुसाकर कहा। पुलिस को यही लगेगा कि कोई चोर अंदर घुसा था और साहब को मार कर चला गया। लेकिन कातिल कौन था? सुबह होते ही पुलिस हवेली में पहुंच गई। स्टडी में विजय कश्यप की लाश पड़ी थी। आदित्य ने चुप्पी साध ली। नेहा के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सुमित्रा कांप रही थी, लेकिन वो किसी को देख नहीं रही थी। रघु घबराया हुआ दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। पुलिस को सब कुछ संदिग्ध लगा। अचानक एक छुपा हुआ सीसीटीवी कैमरा मिला। ये कैमरा विजय कश्यप ने खुद लगवाया था। सीसीटीवी फुटेज ने सबका पर्दाफाश कर दिया। पहला वार नेहा ने किया था, लेकिन जानलेवा वार रघु ने किया था। सुमित्रा ने सब देखा, लेकिन कुछ नहीं किया। आदित्य ने सबूत मिटाने की कोशिश की। अब पुलिस के सामने सवाल खड़ा था। जो पहला वार करता है, क्या वही असली हत्यारा होता है? या फिर वो जिसने वार करने के लिए भड़काया? या फिर वो जिसने आखिरी वार किया? रघु और सुमित्रा को हत्या की साजिश के लिए उम्र कैद हुई। नेहा को गैरइरादतन हत्या के जुर्म में सुधार गृह भेजा गया। आदित्य ने गवाही दी, लेकिन उसने भी सबूत छुपाने का अपराध स्वीकार किया।
उसे 3 साल की सजा हुई, पर असली खेल अभी भी बाकी था। जब सुमित्रा को जेल ले जाया जा रहा था, उसने पुलिस इंस्पेक्टर अजय सिंह से फुसफुसाकर कहा, अगर मैं न बोलती तो क्या आपको कभी सच का पता चलता? अजय ने उसकी आंखों में देखा और तभी समझ आया, ये साजिश नेहा ने नहीं, रघु ने नहीं, बल्कि सुमित्रा ने रची थी। उसने सबको मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। उसने नेहा को भड़काया कि उसके हक को मार दिया जा रहा है। उसने रघु को लालच दिया कि उसे संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। उसने आदित्य को डराया कि अगर उसने विरोध किया तो वो भी फंस जाएगा। असल में विजय कश्यप की वसीयत कभी बदली ही नहीं थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। खेल खत्म हो चुका था, कहानी खत्म, पर सवाल बरकरार। कातिल कौन था? जिसने वार किया या जिसने वार करवाया? कभी कभी सबसे बड़ा गुनाह खून करना नहीं होता, बल्कि किसी को खून करने के लिए मजबूर करना होता है।